श्री माँ सरस्वती देवी नमः। नमस्कार दोस्तों। आज हमारा नया अध्याय है रीतिकाल। पिछले अध्यायों में हमने आदिकाल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है, फिर भक्ति काल के बारे में पढ़ा। और भक्ति काल में जब कृष्ण भक्ति धारा थी उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि रीतिकाल की जो परिपाटी है वो कृष्ण भक्ति धारा के श्रृंगार विषयक पदों के अनुसार वो धीरे धीरे तैयार हो गई थी। तो जब तक पिछला नहीं पढ़ेंगे जब तक हम अगला नहीं अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम चलते हैं रीतिकाल की तरफ। अब इसकी जो समय सीमा जो बताई गई है एनसीईआरटी के अनुसार तो 1700 से लेकर 1850 ईस्वी है। परंतु हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया था 1050 से लेके 1375 आदिकाल, 1375 से लेके 1700 भक्ति काल, 1700 से लेके 1900 रीतिकाल, 1900 से आगे आधुनिक काल। तो यह जो समय सीमा रामचंद्र शुक्ल जी ने बताई है वो है संवत के अंदर। तो संवत से सन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 57 साल उसे पीछे भेज देंगे तो सन में बदल जाएगा। 57 साल हमें घटाने पड़ते हैं। तो यद्यपि इसका समय आएगा 17 यानी कि 1643 से लेके 1843 तक। तो चलिए हम चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आप सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी का सिलेक्शन हो। और ये जो कोचिंग यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ, आप यकीन मानिएगा किसी भी कोचिंग में चले जाइएगा, पैसे देख के आपको इतना गहरा नहीं समझाया जाएगा जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो मुझे एक कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा लगा, और किसी व्यक्ति की ज़रूर सहायता करना, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि सारी कोचिंग फ्री कर दूँ मैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पृष्ठभूमि के बारे में। रीतिकाल से आशय जो है हिंदी साहित्य के उस काल से है जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना। देखिए बहुत शुरुआत में ही बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आ रही, जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति बन गई है। ठीक है जी। रीति कवित्व रीति एवं सुकवि रीति जैसे शब्दों का प्रयोग इस काल में बहुत होने लगा था। पहली लाइन वापस बता रहा हूँ, निर्दिष्ट काव्य रीति यानी कि जो काव्य रीति है निर्दिष्ट बताई गई है और वही प्रणाली बताई गई है, उसी के अंतर्गत रचना की जा रही है, की जा रही है, की जा रही है ना। कुछ चेंज नहीं हो रहा, श्रृंगारिक विषय बने जा रहे हैं, उसके ऊपर जो नक्शिक वर्णन है, जो श्रृंगारिक पदों की रचना है जिसमें बंधे हुए हैं, या जो कौन से छंद का प्रयोग करना, सब कुछ पहले से ही तय है। चलिए जी आगे चलते हैं। हो सकता है कि शुक्ल जी ने इसी कारण इस काल को रीति काल कहना उचित समझा है। शुक्ल जी कहे वही सही है भाई, हमें तो इतना ध्यान रखना है। अगर कभी इंटरव्यू में आपको पूछा जाए कि भाई रीति काल का नामकरण किसके अनुसार बताना है, तो सर हमारे अनुसार हाँ ऐसा कुछ है, जो शुक्ल जी ने कहा वो सर्वे सर्वा, हजारी प्रसाद जी ने कहा कोई मतलब नहीं है, शुक्ल जी सर्वे सर्वा। ठीक है जी, रामचंद्र शुक्ल जी नाम है ना उनका, इसलिए। तो काव्य रीति के ग्रंथों में काव्य विवेचन करने का प्रयास किया जाता था अच्छे से। काव्य रीति के ग्रंथों में काव्य विवेचन करने का प्रयास किया जाता था। हिंदी में जो काव्य विवेचन इस काल में हुआ है, इसमें इसी के बहाने मौलिक रचना भी की गई है। यह प्रवृत्ति इस काल में प्रधान है। कौन सी प्रवृत्ति? काव्य विवेचन करने का प्रयास किया जाता था। जो काव्य विवेचन इस काल में हुआ उसके बहाने मौलिक रचना भी की जाती थी। यह प्रवृत्ति कौन सी प्रवृत्ति? वापिस देखना, निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करता प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? ये प्रवृत्ति, हिंदी में यह प्रवृत्ति कौन सी? निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना। और वो निर्दिष्ट काव्य प्रणाली क्या थी? काव्य विवेचन करना। ठीक है, काव्य विवेचन करना और मौलिक रचना करना। लक्षण में दोहा, उदाहरण में लक्षण में दोहा रखते थे, उदाहरण में उसकी चौपाई वगैरह के बता के उसका विवेचन करते थे। ये ध्यान रखना, आप याद रहना चाहिए भाई। ठीक है, यह प्रवृत्ति इस काल में प्रधान है। लेकिन इस काल की कविता प्रधानतः श्रृंगार रस की, बिल्कुल जी, श्रृंगार रस की, इसीलिए तो इसको श्रृंगार काल कहा गया था। ठीक है ना। अब आप मुझे बताएंगे पूर्व मध्य काल किसे कहा गया था और उत्तर मध्य काल किसे कहा गया था, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। अब ये प्रश्न आपके लिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसीलिए इस काल में श्रृंगार काल करने की बात भी कही जाती है। श्रृंगार और रीति यानी इस काल की कविता की वस्तु और उसका रूप किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ गए, इसके लिए। ठीक है ना। तो श्रृंगार और रीति, श्रृंगार वही है और रीति, रीति का मतलब क्या है? रीति का मतलब वही जो बनी बनाई परिपाटी। तो एक दूसरे से क्यों जुड़ गए, इसके लिए हमें कुछ बातें जाननी पड़ेगी। तो चलो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, और नहीं तो आपको अभी बता देंगे। भाई संस्कृत में जो काव्य विवेचन शास्त्रज्ञ आचार्य करते थे, संस्कृत में काव्य विवेचन कौन करते थे? काव्य विवेचन शास्त्रज्ञ आचार्य करते थे, कवि नहीं करते थे। कवि तो काम होता था बस कविता ही लिखना,
जो विवेचित किया जाता था वो शास्त्र के आचार्य करते थे। वे काव्य विवेचन के दौरान प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं को उद्धृत करते थे कि भाई उस कवि ने ये बात, जो आचार्य होते थे शास्त्र को करने वाले, जो आसपास सामने सामने बैठते थे आचार्य के, चलो हमसे शास्त्रार्थ करो, हम इतने सारे पढ़े हुए हैं, हमें ये आता है, हमें ये आता है, हमें ये आता है, और उस कवि ने ऐसा कहा था, उस कवि ने, वो कवियों की लाइन बीच में डाल देते थे, है ना। लक्षण में दोहा ले लेते, उदाहरण में कवि सवैया ले लेते, ठीक है ना। तो यही बात है। तो काव्य विवेचन के दौरान प्रसिद्ध कवि जो होते थे उनकी एक दो रचनाएं ले लेते, देखो उस कवि ने ऐसा लिखा, और फिर अपनी बात उसके अंदर डाल के समझा देते थे। और यही बस परिपाटी चलती रही कि प्रसिद्ध कवियों की जो काव्य विवेचन है, जो शास्त्रज्ञ आचार्य ही करते थे, आचार्य ही करते थे। संस्कृत में काव्य विवेचन काव्यों को विवेचित करना, समझाना, ठीक है। काव्य विवेचन मतलब काव्यों को समझाना, उसके बारे में नए उदाहरणों द्वारा, नई बातों द्वारा, नए परिचय द्वारा सभा में, क्योंकि ये क्या है, दरबारी साहित्य है, तो दरबारी साहित्य दरबार में खड़े होकर उसका विवेचन करना शास्त्रज्ञ आचार्य करते थे, कवि नहीं करते थे। वे काव्य विवेचन के दौरान प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं को उद्धृत करते थे, अपनी बात को समझाते थे, और रीतिकाल के हिंदी शास्त्र पर विचार करने वाले मूलतः आचार्य नहीं थे। क्योंकि ये हिंदी शास्त्र की बात आ रही है, देखो अच्छे से देखना, रीतिकाल के हिंदी शास्त्र पर विचार करने वाले, हिंदी जो शास्त्र जिन्होंने रचा है ब्रज भाषा में, फिर बता रहा हूँ आपको, ब्रज भाषा में जो हिंदी शास्त्र रचा है उसमें मूलतः आचार्य नहीं थे, केवल ही कवि थे, सिर्फ कवि थे। क्योंकि उन्होंने कविता, उसने सोचा भाई कविता भी रच लेते हैं और हिंदी शास्त्र पर विचार भी कर लेते हैं, जब कविता रचनी है तो एक हिंदी भाषा है, इसको भी क्यों नहीं शामिल किया था, चलो शामिल कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने नायक नायिकाओं, रसों में, अलंकारों में, छंदों के विवेचन पे कम ध्यान दिया है, और इनके दिए लक्षणों के उदाहरणों के रूप में रचनाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया है। इसलिए इन कवियों ने नायकों, नायिकाओं, रसों, है ना, अलंकारों, छंदों के विवेचन, अब ये सारे जो नाम आ रहे हैं, रस, अलंकार, छंद, ये सारे समझा दूंगा। धैर्य रखना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा मेरे साथ। किसी कोचिंग में 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार देने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल जलाओ, वहाँ खड़े रहो, बैठो, है ना, यहीं पर समझा दूंगा। इतना बढ़िया कि एक बार में सारा समझ में आ जाएगा। बार बार देखो, इससे फ़ोन में बहुत कम डीपी में डाउनलोड कर दो, आवाज़ सुनो, मज़ा आ जाएगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा बातें अलाउ भी नहीं है यहाँ पर, है ना, भविष्य का सवाल है। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। इनके दिए लक्षणों के उदाहरणों के रूप में रचनाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने अन्य कवि की रचनाओं के उदाहरण नहीं दिए, अपने स्वयं के ही लिख दिए। देखो अच्छे से समझना इसे, क्योंकि रीतिकाल में हिंदी शास्त्र पर, अब देखो वापस ऊपर वाली लाइन देख लो, क्योंकि रीतिकाल समझ में नहीं आता बॉस, बार बार इसीलिए समझा रहा हूँ, और समझना ही पड़ेगा आपको। कैसे समझना पड़ेगा, तो संस्कृत में काव्य विवेचन शास्त्र की आचार्य करते थे, कवि नहीं करते, लेकिन कवि जो थे वो हिंदी शास्त्र पर विचार करने वाले मूलतः आचार्य नहीं थे, है ना, क्योंकि वो तो संस्कृत वाले थे आचार्य, तो ठीक है। तो हिंदी शास्त्र पे कौन करेंगे, कवि करेंगे, संस्कृत वाले आचार्य, तो वो क्या करेंगे, शास्त्रज्ञ संस्कृत में काव्य विवेचन करेंगे, लेकिन हिंदी वाले तो क्या करेंगे, कवि करेंगे। याद आया, इतना बात समझ में आ गई, ठीक है। उन्होंने नायिकाओं, रसों, अलंकारों के छंदों के विवेचन पर कम, क्योंकि ये सारे संस्कृत में, रस, अलंकार, छंद, ये सारे संस्कृत में, तो संस्कृत में कैसे करेंगे बताओ ना आप, ठीक है ना। इनके दिए लक्षणों के उदाहरण के रूप में रचनाओं पर, इनके दिए लक्षण के उदाहरण के रूप में, अब इनमें क्या क्या लक्षण उभर के आते हैं, संस्कृत में क्या क्या लक्षण हैं उभर के क्या आते हैं, उनकी रचनाओं पर ज़्यादा ध्यान दे दिया, क्या भाई मैं इस हिसाब से ये चीज़ बना रहा हूँ, ये चीज़ें इसमें आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने अन्य कवियों की रचनाओं के उदाहरण नहीं दिए, सिर्फ अपने उदाहरण के लिए खुद कविता की, बस ये बात आ गई। हिंदी की बात हो रही है, संस्कृत में तो खुद शास्त्रज्ञ आचार्य करेंगे काव्य विवेचन, लेकिन हिंदी की बात आ गई तो हिंदी में जो कवि थे उन्होंने कहा नायिकाओं, रसों, अलंकारों के चंदे पर, विवेचन पर तो कम ध्यान देंगे, लेकिन उसके लक्षण जो हैं, जो संस्कृत के लक्षण हैं, उनके उदाहरण के रूप में रचनाओं पर ध्यान दे देते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने किसी दूसरी कविता नहीं ली, उदाहरण के लिए खुद ही कविता कर दी, मैं भाई अपनी कविता बनाऊंगा, चलो भाई अब कैसी लगी कविता, देखो इसके अंदर, ठीक है ना। इसीलिए इस काल में आचार्य और कवि दोनों ही एक व्यक्ति हो गए। कैसे हो गए, कैसे हो गए आचार्य और कवि, जो कवि है वो ही काव्य विवेचन कर रहा है, वो ही कविता बना रहा है, तो ये काम किसका है, आचार्यों का है। वो खुद ही विवेचन कर रहा है और खुद ही बना रहा है, तो आचार्य भी बन गया और कवि भी बन गया। भाई इसने काव्य विवेचन जो है, काव्य विवेचन यानी काव्य को विवेचित करना, ये तो आचार्य ही करेंगे, लेकिन इन्होंने जब हिंदी में ही कर ली तो उनको खुद को ही समझाना पड़ेगा भाई हमने क्यों की और किस लिए की और क्या है इसके अंदर स्पेशल, ठीक है जी। हाँ जी, तो इसीलिए इन्होंने उदाहरण के लिए खुद ही कविता कर ली, इसलिए इस काल में आचार्य और कवि दोनों एक ही व्यक्ति होने लगे। अब आप इंटरव्यू में अगर ये प्रश्न आ जाए ना जी,
तो आप इसको समझा सकते हैं। इससे यह अवश्य हुआ कि इस प्रणाली के कारण रीतिकाल में सुंदर रचनाएं बहुत अधिक मात्रा में लिखी गई, बहुत अधिक मात्रा में लिखी जाएगी। नहीं, हिंदी हमारी भाषा है, फिर नई नई जो भाषा आती है तो हमें अच्छी तो लगती है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। भक्ति मूलतः प्रेमी है, भक्ति मूलतः प्रेमी है। भक्तिकालीन प्रेम या श्रृंगार में धार्मिकता का आवेश क्रमशः क्षीण होता गया। भक्तिकालीन प्रेम है जो उसमें श्रृंगार में, ठीक है ना, धार्मिकता का आवेश, जब श्रृंगार की बातें आती है ना, तो कहीं ना कहीं श्रृंगार की बात होती है तो उसमें भक्ति थोड़ी क्षीण हो जाती है, धार्मिकता थोड़ी क्षीण हो जाती है। भक्ति काल का अलौकिक श्रृंगार रीति काल में आके लौकिक श्रृंगार बन गया। क्या मतलब हुआ इस बात का? कृष्ण भक्ति धारा में हमने पढ़ा था। जब वो सरस पद जो कृष्ण भगवान की भक्ति में गाए जाते थे वो रीति काल की परिपाटी बने। भक्ति काल का अलौकिक श्रृंगार था, कान्हा तेरी मुरली ऐसी, कान्हा तू ऐसा, कान्हा तू इतना सुंदर, है ना, राधा जी आप इतनी सुंदर। लेकिन यहाँ जो अलौकिक श्रृंगार जो ईश्वर के लिए लिखा जाता है, अब वो लौकिक हो गया। लौकिक यानी कि इस लोक के व्यक्तियों के लिए, और दूसरा राजा महाराजाओं के लिए, ठीक है ना। और तीसरा कि वो खुद ही समझ रहे हैं कि भाई हम ही है राधा और कृष्ण, तो हमारे जितना तो कोई वो है ही नहीं सुंदर। राजा महाराजा खुद को अपने समझने लगे, उन्हीं को पैसा देने लगे जो उनकी चापलूसी करते हैं, बड़ाई करते हैं। तो सच्ची बात तो यह है, ये वास्तविक लौकिक श्रृंगार भी कम बना। तो क्या बना? वास्तविक लौकिक श्रृंगार भी इतना नहीं बना, केवल कुछ लोगों यानी अवकाश भोगी भोक्ता वर्ग के मनोरंजन का साधन बना। अब कैसे अवकाश भोगी? अवकाश मतलब जिसके पास टाइम ही टाइम में फिजूल आदमी है, उसके मनोरंजन। अब व्हाट्सएप वगैरह तो होते नहीं थे, टीवी वगैरह होते नहीं थे, ठीक है ना। तो क्या करना है, रात को 8 बजे अंधेरा हो जाता था, ठीक है ना, तो दिन भर यही सुनो भाई, और क्या करना है, ठीक है ना। तो कारण अवकाश भोगी कौन से? ये राजा महाराजा सामंत, उनके जो सामंत थे, है ना, उनके जो सेनापति थे, ये थे अवकाश भोगी। क्योंकि यहाँ आप केंद्र में सत्ता 1700 से 1900 ये कुछ तो मुसलमानों की केंद्र में एक शक्तिशाली सत्ता थी। देखो यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, केंद्र में एक शक्तिशाली सत्ता थी, सामंतगण सब उसके अधीन हो गए थे। तो परस्पर लड़ने झगड़ने का अवकाश था ही नहीं। क्यों लड़े, कैसे? जब केंद्र में एक शक्तिशाली सत्ता है तो परस्पर लड़ने झगड़ने का अवकाश ही नहीं था। जिन सामंतों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी वो चैन से विलास करने लगे, बस जनता पे कर लगाओ, जनता से पैसा लो, झिंगा लाला करो, यही काम था उनका। खूब लूटा है अपने पूर्वजों को इन लोगों ने, ठीक है। तो जिन सामंतों ने अधीनता स्वीकार कर ली वो चैन से विलास करते थे। रीतिकालीन काव्य अधिकांशतः इसी विलासिता का साधन और प्रसाधन है। तो क्या किया हुआ इसके अंदर? एक तो लौकिक श्रृंगार बन गया, अलौकिक श्रृंगार, ठीक है, और वो भी कम बना। लेकिन अवकाश भोगी जो भोक्ता वर्ग है उनकी मनोरंजन का साधन बन गया। क्यों बन गया वो आपने पढ़ लिया है। तो इस सामंतों के जीवन और रुचि में एक रास्ता में ठहराव है। इस एक रास्ता और ठहराव का कारण यह है केवल निर्दिष्ट प्रणाली में काल व्यापन करना, ठीक है। एक रास्ता और ठहराव है, क्योंकि बस क्या करना है, सुबह गए ऑफिस में बैठे और ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी, वापस घर आ गए। निर्दिष्ट जीवन प्रणाली, लोगों को यही मनोरंजन है और कुछ नहीं। ना अपने भिन्न या विपरीत जीवन से कोई टकराव, ना कोई चिंता, क्या होना देख के लगेगी, ठीक है ना। तो यह निर्दिष्ट जीवन प्रणाली की इनकी रुचि कविता में रीति बन गई। ये निर्दिष्ट जीवन प्रणाली की इनकी रुचि कविता में रीति बन गई, कविता में रीति बन गई, कविता में रीति बन गई। अतः इनको रीति काल की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल जी ने दे दी। आया भाई समझ में, ठीक है। निर्दिष्ट जीवन प्रणाली में काल व्यापन, जैसे हमने रोज कविता पढ़ी थी, रोज कहानी पढ़ी थी अज्ञेय वाली, है ना जी। रोज रोज वो पैर काट के आ जाते थे, ठीक है। एक निर्दिष्ट जीवन था कि डॉक्टर साहब जाएंगे, पैर काट के आएंगे, खाना बनाऊंगी, वो खाएंगे और सो जाएंगे। निर्दिष्ट खाने, तो रोज रोज रोज, तो रीति 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 निर्दिष्ट, ऐसे समझ लो। यहाँ काव्य रीति और यहाँ ठहरा हुआ श्रृंगार इस निष्क्रिय सामंती रुचि में डल गए हैं। काव्य रीति, काव्य की रीति, काव्य की परिपाटी और ठहरा हुआ श्रृंगार, एक ही तरह का श्रृंगार चल रहा है भाई। नायिका की आंखें, नायिका का फेस, नायिका की ब्यूटी, बस और कुछ नहीं, ठीक है जी। सामंती रुचि में डल गया, सामंत की हमें तो ये बढ़िया लगता है और किसी की बात ना करो, ठीक है। शिवाजी छत्रसाल जैसे सक्रिय सामंतों की रुचि की कविता इनसे भिन्न है जी। शिवाजी अलग है बॉस, शिवाजी तो बॉस हैं, है ना। छत्रसाल जैसे सक्रिय सामंतों की रुचि इस कविता की कविता इनसे भिन्न है। इनसे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि इस काल में वास्तविक प्रेम, श्रृंगार, भक्ति या अन्य प्रकार की कविताएं नहीं हुई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। रीति का अवलंब लेकर भी कवियों ने सामान्य गृहस्थ के सीमित ही सही परंतु मार्मिक चित्र खींचे हैं। बहुत अच्छी लाइन है, वापस समझ लो इस बात को। इससे यह अर्थ नहीं निकाल सकते अपन कि इस काल में वास्तविक प्रेम, श्रृंगार, भक्ति या अन्य प्रकार की कविताएं नहीं हुई।
अन्य प्रकार की कविताएं तो हुई है। रीति का अवलंबन भी यानी रीति का सहारा लेकर भी कवियों ने सामान्य गृहस्थ चित्र जीवन के सीमित लेकिन मार्मिक चित्र भी खींचे। कौन से खींचे यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आगे आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बताएंगे आपको, समझाएंगे। प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध श्रृंगार नीति की मुक्तक रचनाओं की धारा रीति काल में प्रभावशाली ढंग से प्रभावित होती दिखाई पड़ती है। ठीक है, प्राकृत अपभ्रंश साहित्य में प्रचुर मात्रा, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध श्रृंगार नीति मुक्तक रचनाओं की धारा रीति काल में प्रभावशाली ढंग से, उस समय थी, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में थी श्रृंगार की नीति की मुक्त रचनाओं की धारा थी, वो रीति काल में प्रभावशाली हो गई, आगे बहती 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 थोड़ी बड़ी बन गई। भक्ति काल में भक्ति के आवेग के सामने ये चिपक सी गई थी, बिल्कुल। ठीक है, भक्ति काल में श्रृंगार कहाँ से आएगा, नीति की मुक्त रचनाओं की धारा कहाँ से आएगी, नीति की धारा तो थी, लेकिन भक्ति काल में जब लोगों को मतलब ही नहीं है नीति विधि से, बस भगवान है सब कुछ, तो ठीक है, और छिप गई थी। गाथा सप्तशती है ना, आर्य सप्तशती जैसी, गाथा सप्तशती को गाहा सप्तशती भी कहा जाता है। तो गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती जैसी अपभ्रंश के मुक्तकों के समान सरस मनोहरकारी रचनाएं रीति काल में प्रभुत मात्रा में लिखी गई। इन रचनाओं में जन सामान्य के जीवन और परिवार में व्याप्त प्रेम, उल्लास, मिलन, विरह की हृदय हारिणी अभिव्यक्ति हुई है। शुद्ध ऐतिहासिक परख सरस मुक्तकों की रचना की दृष्टि से रीति काल बहुत बेजोड़ है बॉस। ठीक है, सरस मुक्तकों की रचना। ठीक है जी, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। शुद्ध ऐहिकता परक सरस मुक्तों की, अब देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बड़ा सा व्हाइट बोर्ड लेके आऊँ, सब कुछ व्हाइट बोर्ड पे बढ़िया बढ़िया पढ़ाऊँ वगैरह, ठीक है ना, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा ये जब तक जान है। माँ सरस्वती से इतनी ही मैंने मांगा है कि माँ जितना आपने मुझे ज्ञान दिया है वो मैं यहाँ दे के जाऊँ, निःशुल्क दे के जाऊँ, कोई पैसा नहीं। विद्या व्यापार का माध्यम नहीं है। टीचर बन जाते हैं लोग, फर्स्ट ग्रेड बन जाते हैं, सेकंड ग्रेड बन जाते हैं, और कॉलेज लेक्चरर बन जाते हैं, पैसे 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 पैसों के पीछे भागते रहते हैं, बच्चों को कम पढ़ाते हैं और ट्यूशन के लिए बुलाते हैं। ईश्वर माफ़ नहीं करेगा उनको, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो विद्या है, बांटो, आप भी बांटो, मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे भी जिन्होंने दी थी उनकी प्रेरणा से मैं आपको दे रहा हूँ, और आप भी प्लीज़ आगे बांटिए, ठीक है ना। और आपकी ये ड्यूटी आपकी है, ठीक है जी। तो शुरू करें आगे। शुद्ध एकता परक सरस मुक्तों की रचना से दृष्टि से रीति काल बेजोड़ है। क्यों बेजोड़ है? देखो, भक्ति की कविताओं की परंपरा इस काल में समाप्त नहीं हुई, ठीक है जी, नहीं हुई, किंतु कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा जैसे लोक संग्रही मानवीय करुणा वाले उत्कृष्ट भक्त कवियों के सामने इस काल के भक्त कवि कहाँ ठहरते, ठीक है। कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा जैसे लोक संग्रही मानवीय करुणा वाले उत्कृष्ट भक्त कवियों के सामने इस काल के भक्त कवि कहाँ ठहरते, प्रश्न चिन्ह है। भक्ति इस काल की क्षीण माया काव्यधारा है। भक्ति इस काल की क्षीण माया, बिल्कुल क्षीण हो चुकी है भक्ति यहाँ पर। राधा कृष्ण, राधा कन्हैया को सुमिरन तो बहानो है यहाँ पर, तो ठीक है ना। तो वह अपने आपने को रीति काव्य में ढाल रही है। यही कारण है कि इस काल के प्रारंभ में ऐसे कवि दिखाई देते हैं जिनका विषय तो भक्ति है, परंतु लगते रीति काल के कवि हैं। विषय तो बिल्कुल लगता है जैसे अरे यार भक्ति कर रहे हैं, भगवान के ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन डाला उन्होंने श्रृंगार का तड़का है उनके अंदर। वस्तुतः ऐसे कवि रीति धारा के ही कवि माने जाने चाहिए, बिल्कुल भक्ति काल के कवि। ये अच्छे से समझ लो कि इस काल के प्रारंभ में, यानी कि उस काल के अंत में, कौन सी कृष्ण भक्ति धारा के अंत में, भक्ति काल के अंत में ऐसे कवि थे जिनका विषय तो भक्ति था, परंतु रीति काल के ही कवि हैं। कारण कि इनकी काव्यधारा ही ऐसी है जिसमें श्रृंगार का तड़का लगा हुआ है। भाई विषय कौन सा है? विषय तो भक्ति वाला है, परंतु तड़का कौन सा है? तड़का तो है उसके अंदर श्रृंगार। तो इसीलिए इस वस्तुतः इस धारा के कवि ही माने जाने चाहिए। कौन सी? रीति काव्य की धारा के, जैसे केशव, हमारे केशवदास जी, ठीक है ना। देन कवि को चाहिए विदाई तो पूछे केशव की कविता ही, ठीक है ना। कवि को देना चाहिए विदाई तो पूछे केशव की कविता, बस उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन किया, ये किया वो किया, और कुछ नहीं किया। गंग जी है हमारे, सेनापति है, पद्माकर है, इनकी भक्ति भी ठहरी हुई है एक रस से। कैसे है जी? एक रस अभी पढ़ लेते हैं आगे। कौन कौन से रीतिकाल के कवि माने जाने चाहिए? केशव जी, गंग, सेनापति और पद्माकर, इनकी भक्ति भी ठहरी हुई एक रस से, ठीक है जी। इस काल में रीति से हटकर स्वच्छंद प्रेम की काव्य भी रचा गया, ठीक है भी। स्वच्छंद यानी कि स्वयं का रचा हुआ। दो अर्थ निकलेंगे स्वच्छंद के, दो अर्थ निकलेंगे, दो अर्थ। स्वच्छंद एक स्वयं का रचा हुआ, दूसरा किसी परिपाटी में, किसी बंधनों में हम नहीं आएंगे, फिट नहीं होंगे, हमारा तो हम तो स्वच्छंद है जी, समझ गए ना।
बस वही समझना है। स्वच्छंद का मतलब क्या होता है? इस काल में रीति से हटकर स्वच्छंद प्रेम काव्य भी रचा गया, जिसमें काव्य कौशल होते हुए भी विशेषतः प्रेम की तीव्र व्यंजना है। जब इंसान तड़पता है ना प्रेम से, तो वो स्वच्छंद हो जाता है। अरे तेरी तो समाज जाए पार में, परिवार जाए, माँ तूने पैदा किया, क्या हो गया, मैं जा रही हूँ किसके पीछे, कौन है, मेरा पगलू है, मेरा बबलू है, जो भी है, ठीक है ना, चली जाती है ना वो, तो स्वच्छंद हो जाता है उसे। स्वच्छंद अपनी अपने छंद रचते हैं, फिर तो किसी की नहीं सुनना है। तो वही है स्वच्छंद प्रेम की विरह की तीव्र व्यंजना होती है। फिर बोली जाओ कुएं में पड़ो, माता पिता के सपने इतनी हाय लेने के बाद कोई सुख नहीं पाता। बताना आप जब स्कूल में चले जाओ, है ना, कि माता पिता का कभी दिल नहीं दुखाना, कभी छोड़ के नहीं जाना उनको, अकेले रह जाना, जीवन भर कंवारे रह जाना, मर जाना, परंतु ऐसा काम ना करना जिससे समाज में माता पिता की ना कट जाए। चलिए जी आगे चलते हैं। ऐसे कवियों की रचना थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको। आपको एग्जाम में पास होने के बाद, टीचर लगने के बाद आपको क्या क्या करना, जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से, बहुत 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 मुश्किल से मिला है। कृपया ये सार्थक कर देना बस, और कुछ नहीं। सार्थक कैसे होगा? अच्छी बातें समाज में बताने से। चलिए आगे चलते हैं अपन। इस काल में रीति से हटकर स्वच्छंद प्रेम काव्य भी रचा गया, जिसमें काव्य कौशल होते हुए भी प्रेम, विशेषतः प्रेम की तीव्र व्यंजना है। ठीक है, स्वच्छंद हो गए। ऐसी कवियों की रचनाओं पर सूफी कवियों के प्रेम की पीर का प्रभाव स्पष्ट है। सूफी कवियों के प्रेम के पीर का प्रभाव स्पष्ट कैसा? जिसको प्यार होता है, ठीक है ना, अभी भी देख लो, ठीक है ना, वो गाना गाता है, एक बार आजा 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 आजा, कमाल है, ठीक है ना, मैंने प्यार किया है, मैं किसी से नहीं, वो मैंने प्यार किया है, दिल भी दिया है, अब जाए जो दुनिया से अब ना डरूं। तो ये कवियाँ है जो लड़के लोग लड़की लोग वो गाते गाते घूमते रहते हैं और हाथों में हाथ डाले, बाहों में बाहें डाले, ठीक है ना, यही होता है। तो ऐसे कवियों की रचनाओं पे उसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिया, उसी प्रकार सूफी कवियों के प्रेम की पीड़ा जो है, पीर का मतलब पीड़ा है, उसका प्रभाव स्पष्ट है। अरे साहब हम तो मर रहे, प्रेम नहीं मिला तो मर जाएंगे, पानी नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए हमें। तो कैसे तड़प रहे हैं, पानी जल बिना मछली प्यासी है, वैसे तड़प रहे हैं। चलो भाई तड़पो, तड़पने चाहिए ऐसे लोग तो, ठीक है। गणानंद इसी श्रेणी के कवि हैं, बहुत तड़पे हैं गणानंद जी तो, ठीक है ना। क्यों तड़पे, कैसे तड़पे, अभी देखते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रीतिकालीन काव्य धाराओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है जी। 3 भागों में विभाजित की। रीतिबद्ध धारा, इस धारा के कवियों ने अलंकार, रीतिबद्ध, ठीक है। अब देखिए गणानंद इसी श्रेणी के कवि है। किस श्रेणी के? स्वच्छंद प्रेम काव्य धारा के कवि हैं। ऊपर से अच्छे से देख ला, इस काल में रीति से हटकर स्वच्छंद प्रेम काव्य भी रचा गया, ठीक है, रचा गया। इसमें काव्य कौशल होते हुए भी विशेषतः प्रेम की विरह की तीव्र व्यंजना है। इस कवियों पर सूफी कवियों के प्रेम की पीर का प्रभाव, तो गणानंद इसी श्रेणी की रचना कवि है। इसका मतलब गणानंद की प्रेम की पीर के, है ना, का प्रभाव है उनके ऊपर, और स्वच्छंद प्रेम भी है, विरह की तीव्र व्यंजना भी है। देखो ये अच्छे से लाइन, अच्छे से इसको पढ़ लेना। अजी ये क्या हो गया, ठीक है जी। तो जी आज तो इसमें, ठीक है जी, अब इसको अपन टिक मार्क तो नहीं करेंगे, ये बार बार इधर उधर हो रहा है। तो ऐसे कवियों की रचना पर सूफी कवियों के प्रेम की पीर का प्रभाव स्पष्ट है, हो गया। तो रीतिबद्ध, अब ऐसे लोगों को 3 काव्यधाराओं में विभाजित किया जा सकता है। रीतिबद्ध काव्यधारा, ठीक है, और रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। अच्छे से इसको समझ लो, रीतिबद्ध, सिद्ध और मुक्त। क्या हो रहा है जी, एक मिनट जी। जी आप तो आज तो ऐसे देखना पड़ेगा, चलो ऐसे ही देख लेते हैं, कोई कमी नहीं है इसके अंदर भी। चलिए रीतिबद्ध में क्या है। इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा है, जैसे केशव, पद्माकर और मतीराम। वस्तुतः ये मूलतः कवि थे, वस्तुतः ये क्या थे, मूलतः कवि थे। अब रीतिबद्ध की परिभाषा अगर आ जाए तो क्या परिभाषा होगी वो आप यहाँ देख लीजिए। इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताए हैं। अलंकार के लक्षण बताए, नायिका भेद के लक्षण बताए हैं, नायिका कितने प्रकार की, क्या प्रकार की, वो क्या चाहती है, नहीं चाहती है, वगैरह वगैरह, और उसमें कौन सा अलंकार डाला है, उसके लक्षण पहले बताए कि भाई ये इनके लक्षण हैं, और मैं उनके उदाहरण स्वरूप ये काव्य रच रहा हूँ। अब ये काव्य आपको कैसा लगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बंधे हुए हैं, किस में बंधे हुए हैं, लक्षण में बंधे हुए हैं। पहले उन्होंने वहाँ से लक्षण लिए, कहाँ से लिए, शास्त्राज्ञ जो करते थे, शास्त्रज्ञ जो करते थे, है ना, रीतिकाल के आचार्य, ठीक है ना, वैसे वहाँ से लक्षण लिए,
फिर कवि की तरह, ठीक है ना, कवि स्वयं अपने उदाहरण स्वरूप काव्य रच लेते थे, जिसमें थे केशव, पद्माकर और मतीराम, मूलतः कवि थे। अच्छे से ध्यान रखना। रीति सिद्ध, रीति सिद्ध में वे कवि है जो लक्षण उदाहरण की पद्धति प्रकट तो रूप नहीं अपनाते, परंतु रचना करते हुए उनका ध्यान रखते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ सर जी, और उसका क्या मतलब हुआ कि भाई यही ऊपर बात लिखी हुई है कि नायिका वेद के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रच दिया। पहले लक्षण बताया, बस इन्होंने क्या है कि उस पद्धति को नहीं अपनाया, प्रकट रूप में नहीं अपनाया, यानी कि उसको खाली ध्यान रखा है कि हम इस परिपाटी से बाहर नहीं जाए। अगर हमने 4 लाइनों में बनाना है ना, कोई दोहा, हमें कहने का मतलब कि 2 लाइनों में अगर सेट करना है तो 2 लाइन में सेट करेंगे, परंतु करेंगे जब अपना, उसमें सिद्ध हो रखे हैं ये लोग, ठीक है ना। थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं। इसमें है बिहारी ऐसे कवि हैं। पहले रीति मुक्त को पढ़ते हैं, फिर उसको वापस एक बार समझते हैं। रीति मुक्त, क्योंकि ये बार बार करने से भी याद नहीं होता, ठीक है, और कई बच्चे इसको सोचते रहते हैं कि सर जी ये कैसे होगा कैसे होगा। तो चलो अभी देख लेते हैं। रीति मुक्त धारा, इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की न तो पद्धति अपनाएंगे और न उनका ध्यान रखेंगे। इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की न तो पद्धति अपनाएंगे न उनको ध्यान रखने, कोई कुछ भी को हमारा स्वच्छंद है बस मामला, हम तो जो हमारे मन में आया, जो पीड़ा करने के लिए, अगर जैसे कोई इंसान बहुत गुस्से में होता है तो अनायासी अपशब्द बोल देता है, अनायासी बहुत ज़्यादा बोल देता है, कभी एकदम कहने का मतलब प्रेम की पीड़ हो, किसी को चोट लग जाए या बहुत खुशी में अनायासी कर लेता है ना, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ बस मन के अनुसार किया कि भाई हमारा मन ये कह रहा है, तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, जो सुने ना सुने हम तो खुद को सुनाएंगे। ये ध्यान रखना, ये रीति मुक्त है, जो खुद के लिए ही रच रहे हैं और खुद ही को सुना रहे हैं और उनको आत्म शांति हो रही है ना, तो वो रीति मुक्त में आएंगे। तो इस धारा के कवि ये लक्षण उदाहरण की पद्धति नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उनको दूसरे को सुनाना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, संसार से मतलब ही नहीं रखा, ठीक है ना। और ना उनका ध्यान रखना, अब एक पगलाई, ठीक है ना, जो पगली होती है उसका बाबू कहीं छोड़ के चला जाए, ठीक है ना, तो वो फ़ोन पे बात करे, ठीक है ना, और अपने ही अपना राग अला पे जोर जोर से और रोना करना जो भी है वगैरह वगैरह, तो ये सब रोने वाले बंदे हैं, ठीक है ना। या फिर अपना ही राग अलापने वाले बंदे हैं जिनको संसार से कोई मतलब नहीं है, जैसे ठाकुर जी है हमारे, जो है ना, ये ठाकुर यहाँ का, ठीक है, जैसे ज्ञानानंद जी हैं, ये कहीं ना कहीं ठोकर खाए हुए, अपने प्रेम में चोट पाए हुए हैं। तो ये तो याद हो गया, इनकी अपनी काव्य धारा और अपना ही तरीका, अपने को ही सुनाना, दुनिया से कोई मतलब नहीं, तो लक्षण उदाहरण भी हमें नहीं चाहिए, ना तो उनका ध्यान रखेंगे। तो गणानन, आनंद, आलम, ठाकुर और बोधा आदि रीति मुक्त या स्वतंत्र धारा के कवि माने जाएंगे। अच्छे से ध्यान रखना, थंबनेल में भी ये चीज़ डाली हुई है। और रीति सिद्ध में कौन है? बिहारी। सिद्ध में बिहारी, बिहारी सिद्ध, सिद्ध बिहारी, बिहारी सिद्ध। बद्ध में केशव, पद्माकर, मतीराम, ठीक है जी। तो रीति सिद्ध में क्या होगा, पहले आप देखो, रीति मुक्त तो आप समझ गए, ना तो पद्धति अपनाएंगे ना ध्यान रखेंगे। रीतिबद्ध में क्या है कि बिल्कुल पहले तो लक्षण बताएंगे कि भाई ये अलंकार होते हैं और अलंकार के अनुसार नायिका भेद इतने होते हैं, तो हम इसके पहले लक्षण बता रहे हैं आपको, और लक्षण बताने के अनुसार ही हम इस लक्षण बताने के अनुसार ही उसके उदाहरण स्वरूप काव्य रच रहे हैं, ठीक है जी, रच लो, ठीक है ना। और फिर उन्होंने सबके सामने सुनाई और वाह वाह करवाई। अब 2-4 लोग सिद्ध वाले आ गए, इसमें वे कवि हैं, ठीक है, जो लक्षण उदाहरण की पद्धति जो है वो प्रकट रूप में नहीं अपनाएंगे। ठीक है, हम ध्यान तो रख लेंगे, ठीक है, कि भाई ये आपको 2 लाइनों में ही हमें सुनाना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है आपका, दोहे में सुनाना है और भाषा भी यही काम लेनी है, ये पद्धति हो गई आपकी। परंतु रचना करते समय हम इसमें अपना मटेरियल डाल देंगे, ठीक है, हो गया ना फिक्स। तो इसमें वे कवि आते हैं जो लक्षण उदाहरण की पद्धति प्रकट रूप में नहीं अपनाते, किंतु रचना करते हुए हमें उसमें ध्यान रखते हैं। चलो इतना समझ लेते हैं, धीरे धीरे और समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वापस बताइएगा मुझे, एक नया वीडियो बनाएंगे और भी 4 लाइनें अच्छे से लगाने के बाद में, ठीक है जी। इस काल के दरबारी कवियों में दरबारी कविता से असंतोष भी प्रखर भावना पाई जाती है। बिल्कुल दरबारी कवि में ऐसा होना स्वाभाविक था। आश्रयदाता की वास्तविकता तो कवि समझते थे, धन के लिए उनमें प्रशंसा भी करनी पड़ रही थी। और कुछ कवियों ने कंजूस सामंत और आश्रयदातों की अच्छी खबर ली है। अब वो क्यों पेमेंट खर्च करें, है ना, ये सस्ता ही काम क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा पैसा क्यों लगाएंगे बताइए आप। सस्ते वाले कवि मिल रहे हैं और कुछ बड़े बड़े लोग अब वहीं हैं, गाँव तो छोड़ के जाने से रहे, तो उन्होंने अच्छी खबर ले ली। किंतु कुछ स्वाभिमानी कवियों की मानसिक पीड़ा भी रीति काल में व्यक्त हुई है। इस काल की काव्य भाषा
प्रमुखतः ब्रजभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जी। ब्रजभाषा है, इस काल की काव्य भाषा प्रमुखतः ब्रजभाषा है। रीतिकाल मुक्तकों का युग है। कवि सवैया को इस काव्य में बहुत प्रयोग किया गया है। इस काल की काव्य भाषा पर वातावरण के अनुसार फारसी का प्रभाव है। ठीक है जी, फारसी का प्रभाव है। काव्यांग निरूपण और विशिष्ट रुचि के लिए लिखी जाने के कारण इस कविता में अलंकारों का बाहुल्य है। ठीक है, रीतिकाल मुक्तकों का युग है, पहला प्रश्न। ब्रजभाषा है, दूसरा प्रश्न। काल की काव्य भाषा पर वातावरण के अनुसार फारसी का प्रभाव है। फारसी में रचनी की है, प्रमुखतः ब्रजभाषा ही है। वातावरण मुस्लिम शासकों का, ठीक है ना, तो फारसी का प्रभाव है। और कवित्त सवैया को इस काव्य में बहुत प्रयुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट। काव्यांग निरूपण और विशिष्ट रुचि के लिए लिखी जाने के कारण इस काल की कविताओं में अलंकारों का बाहुल्य है, बर के अलंकार डाले हुए हैं जी। ठीक है ना। अब आगे प्रमुख रीतिबद्ध कवि। ठीक है जी, टाइम क्या हो गया, 30 मिनट हो गया, तो हम इस क्लास को नेक्स्ट क्लास बना देते हैं। ठीक है जी, रीतिबद्ध कवि को पढ़ लेते हैं एक साथ, फिर रीति सिद्ध को पढ़ लेंगे, फिर रीति मुक्त को पढ़ लेते हैं। तो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से पढ़ के लोगों को पढ़ाना है, ये आपका काम है। रात काफ़ी हो चुकी है, परंतु आज तो इसको ख़त्म करके ही रहेंगे। पढ़ना जो है आपको भी। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, श्री राधे राधे।